आज की दुनिया में संयम, ह्यूमैनिटी, डिसिप्लिन की कमी और टाइम की इंपॉर्टेंस कई यूथ्स में नहीं दिखती। मैं ऐसा नहीं कहता कि ऐसा सब में है। देश का एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो एक विजन के साथ चलता है और उसे अचीव करता है, और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो तबका स्वामी विवेकानंद से जरूर इंस्पायर होगा। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। ये लाइंस विवेकानंद जी की हैं और वो ऐसा निकले कि ना रहने पर भी उनकी यादें, उनकी सीख सरहद की मर्यादा तोड़कर आज तक याद की जाती है। ऐसी पर्सनालिटी थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने स्पिरिचुअल और रिलीजियस नॉलेज के दम पर सारी ह्यूमैनिटी को सादगी से भरा जीवन जीने की शिक्षा दी। उनका स्पिरिचुअल ज्ञान किसी बॉर्डर में नहीं बंधा, बल्कि देश विदेश में लोग उनके कायल हो गए। बराक ओबामा, एपीजे अब्दुल कलाम, लियो टॉल्स्टॉय से लेकर गांधी जी जैसे कई दिग्गज उनसे काफी इन्फ्लुएंस थे और अब भी हैं। सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियोस देखने में रुचि रखते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। आपका यही प्यार हमें और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त कर लो। उनके थॉट्स ऐसे थे कि किसी भी डिप्रेस्ड आदमी के शरीर में जान फूंक दें और एक दिशाहीन आदमी को लक्ष्य दे दें। इसलिए उनके बर्थ एनिवर्सरी को यूथ डे के तौर पर बनाना हर एंगल से जस्टिफाइड है। विवेकानंद को वेदों का पूरा ज्ञान था और वो एक विजनरी थे जिन्होंने कहा कि चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम होम। इसलिए उनका सारा जीवन कर्म पर केंद्रित था। अगर आप खुद में चेंज नहीं ला सकते तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप दूसरों को ज्ञान दें। आइए पहले जानते हैं स्वामी विवेकानंद की शुरुआती जीवन के बारे में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था, लेकिन बचपन में प्यार से सब उनको नरेंद्र नाम से पुकारा करते थे। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो कि उस समय कोलकाता हाई कोर्ट के बहुत ही वेल नोन और सक्सेसफुल लॉयर थे, जिनके एडवोकेसी की चर्चा काफी हुआ करती थी। वहीं विवेकानंद जी की मां का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो कि डीप रिलीजियस थॉट्स वाली लेडी थी। वो इतनी रिमार्केबली टैलेंटेड थी जिन्होंने धार्मिक ग्रंथों जैसे रामायण और महाभारत में काफी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया हुआ था। अपनी मां की ही गाइडेंस का स्वामी विवेकानंद पर इतना प्रभाव पड़ा कि वे घर में ही ध्यान में खो जाया करते थे और कई घंटों तक स्थिर बैठे रहते थे। हालांकि वो इतने बदमाश भी थे कि उनकी मां हमेशा कहा करती थी कि मैंने शिव जी से एक पुत्र की प्रार्थना की थी और उन्होंने तो मुझे एक शैतान ही दे दिया। आइए अब जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के एजुकेशन के बारे में। 1871 में उनका एडमिशन ईश्वरचंद विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में कराया गया। 1879 में प्रेसिडेंसी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन लाने वाले वे पहले विद्यार्थी बने। वहीं 1881 में उन्होंने फाइन आर्ट्स के एग्जाम को पास किया और 1884 में उन्होंने आर्ट सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री भी पूरी कर ली। 1884 का समय स्वामी विवेकानंद के लिए बेहद डिप्रेसिंग था, क्योंकि इसी साल उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। पिता की मृत्यु के बाद उनके ऊपर 9 भाई बहनों की जिम्मेदारी आ गई, लेकिन वे घबराए नहीं और हमेशा डिटरमिन्ड रहने वाले नरेंद्र ने इस जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया। यंग नरेंद्र अपने स्टूडेंट लाइफ में जॉन स्टुअर्ट, हर्बर्ट स्पेंसर और ह्यूम के थॉट से काफी इन्फ्लुएंस थे। उन्होंने उनके विचारों को डीपली स्टडी किया और अपने थॉट से लोगों में नई सोच को बढ़ाया। इसी दौरान विवेकानंद जी का ओरिएंटेशन ब्रह्म समाज के प्रति बढ़ा और सच जानने की क्यूरियोसिटी में वे ब्रह्म समाज के नेता महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर के कांटेक्ट में भी आए। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद बचपन से ही बड़े क्यूरियस थे। यही वजह है कि उन्होंने एक बार महर्षि देवेंद्र नाथ से सवाल पूछ लिया था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। नरेंद्र के इस सवाल से महर्षि आश्चर्य में पड़ गए थे और उन्होंने इस क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस के पास जाने को एडवाइस किया, जिसके बाद उन्होंने उन्हें अपना गुरु मान लिया और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। इस दौरान विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस से इतने इन्फ्लुएंस हुए कि उनके मन में अपने गुरु के प्रति कॉन्शियसनेस और डिवोशन बढ़ती ही चली गई। 1985 में रामकृष्ण परमहंस कैंसर से पीड़ित हो गए, जिसके बाद विवेकानंद जी ने अपने गुरु की खूब सेवा की। इस तरह गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता मजबूत होता चला गया। अक्सर माना जाता है कि नरेंद्र दत्त को विवेकानंद नाम उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल हुआ यूं कि स्वामी जी को अमेरिका यात्रा पर जाना था, लेकिन अमेरिका जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे।
उनकी इस पूरी यात्रा का खर्च राजपुताना के खेतड़ी नरेश ने उठाया था। उन्होंने ही स्वामी जी को विवेकानंद नाम दिया था। फेमस फ्रेंच राइटर रोमारोला ने अपनी किताब द लाइफ ऑफ विवेकानंद एंड द यूनिवर्सल गॉस्पेल में भी लिखा कि शिकागो में आयोजित 1893 के विश्व धर्म संसद में जाने के लिए ही राजा के कहने पर स्वामी जी ने यह नाम स्वीकार किया था। और स्वामी जी की बात चल रही हो और 1893 के शिकागो वर्ल्ड रिलीजियस कांग्रेस की चर्चा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। 1893 में विवेकानंद शिकागो पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व धर्म कांग्रेस में हिस्सा लिया। इस दौरान एक जगह पर कई स्पिरिचुअल लीडर्स ने अपनी किताब रखी। वहीं भारत के धर्म के डिस्क्रिप्शन के लिए श्रीमद् भागवत गीता रखी गई थी, जिसका खूब मजाक उड़ाया गया। लेकिन जब विवेकानंद ने अपने स्पिरिचुअलिटी और नॉलेज से भरी स्पीच की शुरुआत की, तब पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। स्वामी विवेकानंद के भाषण में जहां वैदिक फिलोसफी का ज्ञान था, वहीं उसमें दुनिया में शांति से जीने का संदेश भी छुपा हुआ था। अपने भाषण में स्वामी जी ने फंडामेंटलिज्म और कम्युनलिज्म पर जमकर प्रहार किया था। और सरप्राइजिंग ये है कि आज तक लोग इन्हीं टॉपिक्स में फंसे हुए थे। मतलब विवेकानंद 120 साल पहले से जानते थे कि ये चर्चा लंबी चलेगी। उनके स्पीच के स्टार्टिंग में कहे गए सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका को आज तक याद किया जाता है और दुनिया के सबसे इंपैक्टफुल लाइंस में इसकी गिनती होती है। पहली बार किसी वर्ल्ड स्टेज पर भारत के ब्रेन की खुलेआम नुमाइश हो रही थी और चारों तरफ लोग सरप्राइज थे। एक भगवा वस्त्र पहना हुआ आदमी, जिसे कुछ देर तक लोग इलिटरेट समझ रहे थे, उसने सबके दिमाग को झंझोर कर रख दिया था। और ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए उनकी धरती पर भारतीय पर्सनैलिटी का पहला रेफरल पॉइंट भी था। और इससे कई मिथ्स टूट के बिखर भी गए। धर्म संसद खत्म होने के बाद अगले 3 सालों तक स्वामी विवेकानंद अमेरिका में वेदांत की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते रहे। वहीं अमेरिका की प्रेस ने स्वामी विवेकानंद को साइक्लोनिक मॉन्क फ्रॉम इंडिया का नाम भी दिया। इसके बाद 2 साल उन्होंने शिकागो, न्यूयॉर्क, डेट्रॉयट और बॉस्टन में लेक्चर दिए। वहीं 1894 में न्यूयॉर्क में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी की। 1896 में वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मैक्स म्यूलर से मिले, जिन्होंने स्वामी जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस की बायोग्राफी लिखी थी। इसके बाद 15 जनवरी 1897 को स्वामी विवेकानंद अमेरिका से श्रीलंका पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस समय वे काफी फेमस हो चुके थे और लोग उनके टैलेंट का लोहा भी मानते थे। श्रीलंका के बाद स्वामी जी रामेश्वरम पहुंचे और फिर वे कोलकाता चले गए, जहां उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से भीड़ में लोग आया करते थे। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद अपने स्पीचेस में यूथ और विकास का जिक्र जरूर किया करते थे। उनके हिसाब से दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। उनका कहना था कि जितना यूथ प्रोडक्टिव होगा उतना विकास होगा। कोलकाता लौटने के बाद स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य नए भारत के निर्माण के लिए अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और साफ सफाई के क्षेत्र में कदम बढ़ाना था। साहित्य, दर्शन और इतिहास के विद्वान स्वामी विवेकानंद ने अपनी प्रतिभा का सभी को कायल कर दिया था और अब वे नौजवानों के लिए आदर्श बन चुके थे। वहीं 1898 में स्वामी जी ने बेलूर मठ की स्थापना की, जिसने भारतीय जीवन दर्शन को एक नया आयाम प्रदान किया। 28 जून 1899 को स्वामी जी फिर से अमेरिका चले गए। इस यात्रा में उन्होंने कैलिफोर्निया में शांति आश्रम और सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। जुलाई 1900 में स्वामी जी पेरिस गए, जहां वे कांग्रेस ऑफ द हिस्ट्री रिलीजन्स में शामिल हुए और वो वहां करीब 3 महीने रहे। इसके बाद 1900 के आखिरी में भारत वापस लौट गए। 1901 में उन्होंने बोध गया और वाराणसी की तीर्थ यात्रा की थी। इस दौरान उनका स्वास्थ्य लगातार खराब होता चला जा रहा था और अस्थमा और डायबिटीज जैसी बीमारियों ने उन्हें घेर लिया था। 4 जुलाई 1902 में महज 39 इयर्स की एज में स्वामी विवेकानंद जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वहीं उनके फॉलोअर्स की माने तो उन्होंने महासमाधि ली थी। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, जहां उन्होंने बोला था कि 40 साल से ज्यादा नहीं जीऊंगा। वहीं इस महान पुरुषार्थ वाले महापुरुष का अंतिम संस्कार गंगा नदी के तट पर किया गया था। विवेकानंद जी चले गए, लेकिन पता नहीं क्यों उनकी कही हुई बातों से, उनकी सीख से ऐसा लगता है कि वो बहुत दूरदर्शी थे। उन्हें पता था कि समाज किस डायरेक्शन में जाएगा और यूथ्स को अलाइन करने के लिए एक देश को क्या क्या करना चाहिए।
आज हम उनके जन्मदिन पर उनको याद करते हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं कि अगर हम उनके जीवन को नहीं जी सकते तो एटलीस्ट उनके एक सीख को जीवन भर फॉलो करें, क्योंकि उनकी हर सीख में एक अच्छा इंसान बनने का सार छिपा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे और अपने वैल्यूएबल सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेंगे। जय हिंद।